ओके जी, लास्ट टाइम हमने इस फ़ोल्डर पे काम किया था वेब 1 पे और हमने बेसिक टैग्स जो थे उनके बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था। क्या-क्या, कौन-कौन से टैग्स होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर वेब पेज पे जब हम कोई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वेब पेज का पर्पज़ क्या है कि आप इन्फॉर्मेशन को प्रेज़ेंट करें, ठीक है? आप बेटा 6 मिनट लेट हैं पूरे, ठीक? पूरे 3 बजे आपको यहाँ होना चाहिए। वेब पेज का मकसद क्या है कि आप अपनी कंपनी की, अपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन को लोगों के सामने प्रेज़ेंट करें। और वो इन्फॉर्मेशन कितनी सूरतों में प्रेज़ेंट की जा सकती है, मैंने कल बताया था, या इमेज की फ़ॉर्म में होगी, या पैराग्राफ के फ़ॉर्म में होगी, या हेडिंग की फ़ॉर्म में होगी, या ऑर्डर्ड लिस्ट की फ़ॉर्म में, अनऑर्डर्ड लिस्ट के फ़ॉर्म में होगी, या टेबल के फ़ॉर्म में होगी, या वीडियो की फ़ॉर्म में होगी, या ऑडियो के फ़ॉर्म में होगी। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कुछ है जो मैंने मिस कर दिया तो मुझे बताएँ। हमने सिर्फ वीडियो और ऑडियो को नहीं टच किया, बाकी तकरीबन सारी इकसाम की इन्फॉर्मेशन को हमने टच कर लिया। लेकिन अभी हम वीडियो और ऑडियो की तरफ जाएँगे भी नहीं, थोड़ा-सा आगे चल के हम उस पे भी बहस करेंगे। मैंने ये ओपन कर लिया जो प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं, और अगर हमने इसका आउटपुट देखना है तो हमें यहाँ पे इंडेक्स की फाइल को क्लिक करना है और यहाँ पे हमने आ जाना है। अभी तक जो मैंने कल आपको बेसिक सा टास्क दिया है, उस टास्क को देख के आपके कुछ ज़हनों में कुछ सवाल आए होंगे। वो सवाल ये हैं कि जैसे अभी भाई ने बोला जी पिक्चर का साइज़ छोटा-बड़ा करने में, अगर आपको ये जो मोहम्मद अफ़ान लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ये जो हेडिंग है, आपको इस हेडिंग से भी बड़े साइज़ का टेक्स्ट चाहिए, तो फिर क्या करना है? आपको फ़ॉन्ट फेस चेंज करना है, आपको ये जो बैकग्राउंड कलर व्हाइट नज़र आ रहा है, इसका कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। आपको टेबल या टेबल के बॉर्डर का कलर या सिर्फ़ टेबल के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। आपको किसी हेडिंग का बैकग्राउंड या फ़ोरग्राउंड कलर चेंज करना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कुछ आपको सामने बना हुआ नज़र आ रहा है ना, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक ढाँचा है। अभी इसकी स्टाइलिंग नहीं हुई, इसकी साइज़िंग नहीं हुई कि जी पिक्चर का साइज़ क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का साइज़ क्या होना चाहिए। जैसे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब इस पैराग्राफ का एक मखसूस साइज़ है, लेकिन आप चाहते हैं जी नहीं, ये मुझे बड़े साइज़ में टेक्स्ट चाहिए। हेडिंग ना हो लेकिन टेक्स्ट का साइज़ क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। टेक्स्ट का कलर ब्लैक नहीं चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रेड चाहिए, और हेडिंग का कलर बाय फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ग्रीन चाहिए। तो ये जितनी कॉस्मेटिक्स है ना, कॉस्मेटिक्स का मतलब जितना मेकओवर है, जितनी ब्यूटिफिकेशन है, ये सारी की सारी एचटीएमएल में नहीं होती। एचटीएमएल में सिर्फ़ ढाँचा बनता है, सिर्फ़ स्ट्रक्चर बनता है। जैसे आप कभी मकान बनाए ना, तो मकान में ईंटों और बजरी और वो खाका से मिला के एक ढांचा सा बन जाता है, लेकिन वो मकान लिवेबल नहीं होता, रहने के काबिल नहीं होता। क्यों? उसके लिए क्या चाहिए होता है? उसको रेनोवेशन चाहिए होती है, इंटीरियर डेकोरेशन चाहिए होती है, उसकी ब्यूटिफिकेशन या एक्स्ट्रा मेकओवर चाहिए होता है उसको। तो बिल्कुल इसी तरह मैंने जब स्टार्ट किया था डे वन पे, तो आपको कहा था कि हमने तीन चीजें पढ़नी है वेब डेवलपमेंट के कोर्स में: एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावा और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस है, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट हमने पढ़नी है। तो अभी तक जो कल तक हमने काम किया था, उसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या पढ़ा था? एचटीएमएल। आज हम सीएसएस का थोड़ा-सा टच लेंगे, और हम थ्रू आउट द कोर्स इन दोनों को पैरेलल में पढ़ेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि पहले हम सारी एचटीएमएल पढ़ लें, मुका लें और फिर सीएसएस शुरू करें। दैट वोंट मेक सेंस। हम दोनों चीज़ों को पैरेलल में करेंगे, यानी एचटीएमएल और सीएसएस को। जावास्क्रिप्ट को हम छोड़े रखेंगे आखिरी मंथ के लिए। जब हम ये दोनों चीज़ें कवर अप कर लेंगे, डिज़ाइन पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम जावास्क्रिप्ट पढ़ना सीखेंगे। तो हमने क्या-क्या चीज़ें साथ-साथ पढ़नी है? एचटीएमएल और सीएसएस। एचटीएमएल किसके लिए? लेआउट के लिए, स्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए। ये जो आपके सामने है ना लेआउट, कौन-सी इन्फॉर्मेशन ने किस तरह वेब पेज पे यानी अपीयर कैसे होना है। अब उसकी उसकी स्टाइलिंग कैसी होनी है, उसका मेकअप कैसे होना है, जैसे मैंने अभी बताया कलर, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, साइजिंग। तो ये जो स्टाइलिंग है, ये सारी की सारी कहाँ होती है? सीएसएस में। सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केड का मतलब पता है आपको क्या होता है? अच्छा, वैसे अंग्रेजी में कैस्केड का मतलब होता है, अगर मैं बता दूं या दिखा दूं? दिखा दूं तो समझ आ जाएगा मतलब। कैस्केड का मतलब ये होता है। अब बताएं जरा क्या होता है कैस्केड का मतलब? आबशार। गॉट इट? जहां वो पानी ऊपर से गिर रहा होता है और वो नीचे तक। अब इसे कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्यों कहते हैं, इसका भी एक लॉजिक है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ पढ़नी है डिजाइनिंग के लिए। अभी मैं इन सारी चीजों को मिटा देता हूँ और मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ H1। आपको पता है H1 किसके लिए यूज होता है? हेडिंग के लिए। सो मैं यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट लिखता हूँ, दिस इज हेडिंग। अब मैं यहाँ आके इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, दिस इज हेडिंग।
अब ये तो हो गया HTML, हेडिंग बना दी। अब मैंने इसका कलर चेंज करना है मिसाल के तौर पे, या इसका साइज बड़ा करना है, या इसका साइज छोटा करना है, या इसका बैकग्राउंड का कलर देना है, या फोरग्राउंड का कलर देना है, ठीक है? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे CS स्टाइल देना पड़ेगा। तो हम ये करते हैं नॉर्मली कि जब भी किसी भी टैग को स्टाइलिंग किसको दी जाती है? टैग्स को दी जाती है। स्टाइल किसको दिया जाता है? टैग को दिया जाता है। तो स्टाइल देने के किसी भी टैग को स्टाइल देने के 3 तरीके होते हैं। हम पहले तरीके को पढ़ते हैं कि हम जहाँ पे टैग लिखा हुआ है ना, इस पे स्पेस दबा के यहाँ लिखेंगे स्टाइल। क्या लिखेंगे? इसका मतलब है हम H1 टैग को क्या देने लगे हैं? स्टाइलिंग देने लगे हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा सिर्फ COLOR कलर कॉलन, और इसको मैं दे दूंगा रेड। कंट्रोल S से सेव करूंगा और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा। मेरा जो H1 है उसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। तो अब मैंने क्या किया? मैंने HTML के साथ थोड़ी सी CSS इंट्रोड्यूस करवा दी। याद रखिएगा कि जब भी आप HTML के अंदर ये स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल के बाद इक्वल और डबल कोट्स में जो कुछ भी लिखेंगे, ये डबल कोट्स में आने वाली चीज क्या कहलाएगी? CSS कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अच्छा, CSS में जब आप स्टाइल देते हैं ना, तो CSS में ये जो पूरी चीज मैंने लिखी है ना, कलर, फिर कॉलन, फिर रेड और फिर सेमी कॉलन, ये स्टाइल आपने याद रखना है। इसको हम कहते हैं ये CSS की एक प्रॉपर्टी है। क्या है ये? CSS की एक प्रॉपर्टी है। इस तरह CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पहले से मौजूद हैं। हमने उन प्रॉपर्टीज को वन बाय वन क्या करना होता है? एक्सप्लोर करना होता है। ठीक होगी बात? अब अगर मैं कलर रेड दिया, तो ये जो सेमी कॉलन है ना, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मुकम्मल हो गई। और प्रॉपर्टी दो चीजों पे मुश्तमिल होती है, प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी की वैल्यू। समझ आ गई बात? अब मैंने यहाँ पे दूसरी दूसरी प्रॉपर्टी देनी है और मैं कहूंगा जी बैकग्राउंड कलर। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड का बेहतरीन पार्ट ये है कि ये आपको जरूरी नहीं है कि सारी प्रॉपर्टीज याद करनी पड़े। ये नॉर्मली जब आप प्रॉपर्टी नेम लिखना शुरू करते हैं तो ये खुद ही सजेशन दे देता है। तो मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर और मैं इसको कह देता हूँ जी ग्रीन। अब वापस सेव करके यहाँ पे आऊंगा, तो जो हेडिंग का बैकग्राउंड कलर है उसने क्या कर दिया? ग्रीन कर दिया। तो मैंने H1 के टैग को CSS की कितनी प्रॉपर्टीज दी हैं? दो प्रॉपर्टीज दी हैं। कौन कौन सी? एक कलर की प्रॉपर्टी और एक बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी। कलर की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कौन सी थी? रेड। और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कौन सी है? ग्रीन। तो प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू, ये समझ आ गया बात? CSS जो लैंग्वेज है वो पूरी की पूरी किस पे मुश्तमिल है? प्रॉपर्टीज पे मुश्तमिल है। और प्रॉपर्टीज में दो चीजें होती हैं, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू। और प्रॉपर्टीज लिखते कैसे हैं? पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखा, कॉलन लिखा और फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखी। और जहां सेमी कॉलन है इसका मतलब यहाँ एक प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, इसके बाद जो भी स्टार्ट होगा वो दूसरी प्रॉपर्टी होगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो जाहिर है सेमी कॉलन के बाद लिखूंगा तो तीसरी प्रॉपर्टी होगी। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे फॉन्ट साइज, मैं इसको देता हूँ जी 12 पिक्सल्स। ये जो पिक्सल है ना, ये यूनिट है। हर चीज को मेजर करने का एक यूनिट होता है। जैसे लेंथ के लिए किलोमीटर या मीटर है, ये डिस्टेंस वगैरह के लिए, ठीक है? जैसे टाइम के लिए मिनट, सेकंड और आवर, ये यूनिट्स है ना किसी चीज को मेजर करने के लिए। तो स्क्रीन पे किसी भी चीज का साइज मेजर करने के लिए यूनिट होता है पिक्सल। यहाँ भी बहुत सारे यूनिट होते हैं, पिक्सल है, इंचेस, सॉरी क्या कहते हैं उसे, एम है, रेम है, और भी बहुत सारे यूनिट, परसेंटेज भी है। तो पिक्सल का मतलब होता है स्क्रीन पे, योर स्क्रीन बेसिकली इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी डॉट्स। तो एक डॉट जो स्क्रीन पे है उसे हम क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? तो जब मैंने फॉन्ट साइज 12 पिक्सल दिया, कंट्रोल एस से सेव किया और वापस आया, तो आप देखेंगे कि वो फॉन्ट साइज मजीद छोटा हो गया। तो अगर आप इसको 12 से 20 कर दें, बड़ा हो जाएगा। और बड़ा चाहिए, 32 कर दें। और बड़ा चाहिए, 64 कर दें, एंड सो ऑन सो फॉर। तो टेक्स्ट को बड़ा कैसे करना है, टेक्स्ट को छोटा कैसे करना है, उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है?
फॉन्ट साइज, प्रॉपर्टी नेम फॉन्ट साइज है, जो 12 पिक्सल या 16 पिक्सल या 64 पिक्सल है वो उसकी वैल्यू है। ये समझ आ गई बात? तो ये CSS स्टाइल देने का एक तरीका है। अब इस तरीके में एक मसला है, अभी तो एक ही टैग है ना, तो एक ही टैग में मैंने सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज दी हैं, तो ये लाइन कितनी बड़ी हो गई है। आप अज्यूम करेंगे जब मैं 6 या 7 या 8 प्रॉपर्टीज दूंगा, तो ये कितना घिचमिच हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा HTML और CSS। और अभी ये एक ही लाइन है सिर्फ H1, अगर ये 10 लाइनें हो या 12 लाइनें हो या 20 लाइनें हो और हर लाइन में इतने बड़े बड़े स्टाइल लिखे हों, तो सारी चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, मिक्सअप हो जाएंगी। तो ये तरीका CSS प्रॉपर्टीज अप्लाई करने का तब ठीक है जब आपने किसी भी टैग पे एक प्रॉपर्टी या 2 प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी हो। लेकिन जब ज्यादा प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी हो तो फिर हम ये काम नहीं करेंगे। फिर CSS लिखने का दूसरा तरीका है, मैंने ये मिटा दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप हेड टैग के अंदर आए और हेड टैग में लिखें स्टाइल। ये स्टाइल का टैग हमेशा कहां लिखेंगे हम, हेड में लिखेंगे। नॉर्मली इसे हेड के बाहर यानी बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम हमेशा कहां लिखेंगे, हेड में लिखेंगे। जब स्टाइल का टैग आ जाए, इसका मतलब ये है कि इस स्टाइल के टैग के अंदर मैंने क्या लिखना है, CSS लिखना है, इसके अंदर HTML नहीं लिखना। ठीक, तो CSS कैसे लिखनी है, उसी तरह जैसे मैंने अभी बोला है आपको कि पहले मैंने बोला जी कलर रेड कर दिया मैंने, सेमीकोलन, फिर मैंने बैकग्राउंड कलर, इसको मैंने कर दिया जी ग्रीन, और मैंने इसको देना है जी फॉन्ट साइज 12 पिक्सल। ठीक है, अब मैं इसे सेव करूं तो आप देख रहे हैं ये मुझे रेड लाइंस दे रहा है। नॉर्मली इनके नीचे रेड लाइन का मतलब है एरर है कोई, यानी मैंने जो CSS लिखी है वो सही तरीका नहीं इस्तेमाल किया, कोई गलती है। तो नॉर्मली जब आप स्टाइल्स के टैग में CSS लिखते हैं ना, तो आप वो CSS करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। इसमें लिखते हैं, यानी यूं समझ लें कि जब आप मल्टीपल स्टाइल्स देते हैं तो उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग का मतलब उनको करली ब्रैकेट्स में एक ग्रुप में रख लेते हैं। ठीक, अभी भी मसला है, वो कह रहा है जी अभी भी एरर है। तो पहली बात समझ आ गई है कि हम जब भी स्टाइल लिखेंगे ज्यादातर हम हेड के टैग के अंदर लिखेंगे। दूसरी बात, हेड के टैग के अंदर भी हम स्टाइल का टैग लिखेंगे और उसके अंदर CSS की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तीसरी बात, CSS की प्रॉपर्टीज को हम किस में लिखेंगे, करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। लेकिन अभी भी मसला है। अच्छा, अभी कंप्लेन ये है कि यार ठीक है, मैंने ये CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, लेकिन किस पे अप्लाई करनी है ये तो बताया ही नहीं, किस टैग पे अप्लाई करनी है ये तो अभी तक नहीं बताया ना। तो हम यहां पे इन ब्रैकेट से पहले लिख देंगे जी H1। अब H1 का मतलब ये है, नॉर्मली हर लाइन के बाद आप सेमीकोलन देंगे जो पहले भी देते हैं। अब इसका मतलब ये है कि यार ये सारी प्रॉपर्टीज का ग्रुप अप्लाई कर दो, लेकिन साथ में मुझे ये बताना है किस पे अप्लाई करना है। तो पीछे क्या लिखा है, H1। तो जो भी टैग होगा CSS में, वो टैग बगैर एंगल ब्रैकेट्स के लिखेंगे आप। स्टाइल स्टाइल टैग के अंदर टैग की नोटेशन नहीं होगी। समझ आ गई बात? तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, कंट्रोल S करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो ये स्टाइल अप्लाई हो गया। देख लें, कलर रेड हो गया, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया और फॉन्ट साइज क्या हो गया, 12 हो गया। ये तरीका है CSS स्टाइल का, और ये तरीका पहले वाले तरीके से जरा बेहतर है। क्यों? क्योंकि देख लें, आप HTML पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको कहीं कोई खिचड़ी बनी हुई, कोई मैसअप क्रिएट हुआ नजर नहीं आएगा। HTML बिल्कुल सेपरेट है, CSS बिल्कुल सेपरेट है, और इन दोनों का आपस में लिंक किया हमने H1 यानी टैग के नाम के साथ। इसी तरह अगर मेरे पास यहाँ पे पैराग्राफ का टैग हो और मैंने इसमें कोई टेक्स्ट लिखा हो, अगर सेव करके मैं यहाँ पे आऊंगा तो ये पैराग्राफ आ गया। अब मुझे इस पे CSS का स्टाइल अप्लाई करना है, जरा सजेशन दें कैसे करूं। ग्रेट,
यहां पे जाऊंगा, इससे बाहर आके क्या लिखूंगा, पी, पी के बाद क्या करूंगा, करली ब्रैकेट, दैट्स ग्रेट। इसके बाद क्या करूंगा, अब जो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो इधर करूंगा। मिसाल के तौर पे इसको कलर दे देता हूं जी, कलर येलो, और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जी ऑरेंज। ठीक, तो अब हम यहाँ पे सेव करके वापस आते हैं, टेक्स्ट का कलर येलो हो गया और बैकग्राउंड का कलर, यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा, ये जो पूरा व्हाइट एरिया है इसको मुझे कलर करना है, तो मैंने क्या कहा था, इस पूरे व्हाइट एरिया को रिप्रेजेंट कौन करता है, कौन सा टैग, बॉडी। ठीक, तो बॉडी को कलर देना है तो क्या करूंगा, स्टाइल के टैग में जाके बॉडी लिखूंगा और इसको दे दूंगा बैकग्राउंड कलर। अच्छा, मैं उसको सिर्फ कलर नहीं दे सकता, क्योंकि सिर्फ कलर किसके लिए होता है, टेक्स्ट के लिए। अब बॉडी पे टेक्स्ट तो है नहीं, मतलब टेक्स्ट है लेकिन टेक्स्ट को हमने अलग से H1 और P में दे दिया ना कलर, तो यहाँ पे क्या चलेगा, बैकग्राउंड कलर चलेगा। बैकग्राउंड कलर और सिर्फ कलर में फर्क पता होना चाहिए आपको। तो अब मैंने बैकग्राउंड कलर कहा, मैंने इसे कहा जी कुछ भी कह लें, ये एक्वा कह लें, कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ आया तो पूरा बैकग्राउंड कलर हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी टैग को स्टाइल करना है तो आपने हेड में जाके स्टाइल का टैग लिखना है, उस स्टाइल के टैग के अंदर जिस टैग को स्टाइल देना है उस टैग का नाम लिखना है, और करली ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 जितने स्टाइल चाहिए वो सारे लिख दें। बात समझ आ गई है? किसी को समझ नहीं आई तो बता दे, सबको आ गई। ओके, इसी तरह सबके साथ यही बिहेवियर है। अब अगर मैं यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता अब कल की तरह नई चीजें ऐड करता हूँ, मैं अब एक इमेज लगाता हूँ। अब आप सबको पता है इमेज कैसे लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ जी pic.png, ये मेरी पिक्चर यहाँ पे आ गई। ठीक, अब मुझे इस पिक्चर का साइज चेंज करना है, तो मैंने कहा जी जितना भी स्टाइल होगा वो हम किस में करेंगे, CSS में करेंगे। स्टाइल्स जितने भी होंगे वो कहाँ पे करेंगे, तो क्या करना चाहिए, मुझे इमेज का साइज छोटा करना है, तो सबसे पहला स्टेप, इमेज के टैग को CSS में जाके सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहां जाऊंगा, यहां जाके क्या करूंगा, IMG। अब देख ले कि मैं यहाँ जितने भी टैग्स के नाम लिख रहा हूं उनके साथ कोई एंगल ब्रैकेट वगैरह नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं CSS के अंदर हूं। अब जब स्टाइल के टैग के अंदर होते हैं तो आप HTML नहीं लिख रहे होते, आप क्या लिख रहे होते हैं, CSS लिख रहे होते हैं। और CSS किस काम के लिए होती है, स्टाइलिंग के लिए, मेकअप के लिए। ठीक, अब आप इमेज में जाके क्या करना चाहते हैं, मैं तो साइज छोटा करना चाहता हूं, तो साइज क्या होता है, विड्थ और हाइट ही होती है ना। तो मैं यहां पे देता हूं जी कि विड्थ 200 पिक्सल, कंट्रोल एस से सेव किया। ठीक, चाहूं तो मैं उसकी हाइट भी दे सकता हूं, हाइट 100 पिक्सल्स। अब हाइट एक्चुअल इमेज की ज्यादा थी, मैंने इसे 100 पिक्सल दी तो वो बिल्कुल श्रिंक हो गया। तो नॉर्मली हम हाइट नहीं देते, हम विड्थ देते हैं, तो वो विड्थ और हाइट प्रोपोर्शनली रिड्यूस हो जाती है साइज उसकी। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल साइजिंग पे हम आएंगे बाद में। तो हाइट से ये डिस्टर्ब हो रही है तो आप हाइट ना दें। अगर आपको तस्वीर इससे भी छोटी चाहिए तो आप 100 पिक्सल कर दें, जितनी तस्वीर चाहिए आप उतनी कर दें। बात समझ आ गई सबको, किसी को कोई मसला तो नहीं है। अब आगे आऊंगा, हमने कल लिंक भी पढ़ा था, एंकर टैग पढ़ा था ना। अब एक बात जरा नोट कीजिएगा, आपने नोट की होगी वैसे, अगर नहीं नोट की तो अभी नोट कीजिएगा। ये जो पिक्चर और एंकर टेक्स्ट है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, जबकि ये पैराग्राफ और ये हेडिंग ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहे। हालांकि देखें हेडिंग के आगे कितनी जगह बाकी है, नोट कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि ये टैग्स के ना बिहेवियर्स कोई एक दूसरे से डिफरेंट है। यानी कुछ टैग्स हैं जो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, और कुछ टैग्स हैं जो एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते। तो टैग्स को डिस्प्ले के एतबार से दो हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। कुछ टैग्स होते हैं
जो जिस लाइन में आते हैं वो पूरी उस लाइन को, पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और कुछ टैग्स हैं जो सिर्फ उतनी ही जगह ऑक्यूपाई करते हैं जितनी उनकी विड्थ होती है, या जितना उनमें कंटेंट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, मैं इस एंकर टैग को भी बैकग्राउंड कलर देता हूं, ए बैकग्राउंड कलर रेड। जब मैंने हेडिंग को बैकग्राउंड कलर दिया तो वो कलर पूरी लाइन में आ गया। जब मैंने एंकर को बैकग्राउंड कलर दिया तो उसने पूरी विड्थ कवर नहीं की। तो इसका मतलब है ये दो तरह के बिहेवियर्स हैं। कुछ टैग्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। वैसे टैग्स को समटाइम हम एलिमेंट्स भी कहेंगे, ठीक है। कुछ टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल, और कुछ टैग्स होते हैं इनलाइन। समझ आ रही है बात? ब्लॉक लेवल और इनलाइन, ये दो तरह के एलिमेंट्स होते क्या है। जो भी एलिमेंट, जो भी टैग वेब पेज पे पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर ले वो ब्लॉक लेवल होगा, और जो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई ना करे वो इनलाइन एलिमेंट होगा। अब जरा यहां से मुझे देख के बता दें कि कौन कौन से टैग्स ब्लॉक लेवल है और कौन कौन से इनलाइन है। ऊपर वाले दो ही नाम लेके बताएंगे। H1 ब्लॉक लेवल है, ग्रेट, वेरी गुड। पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल है। पिक्चर नहीं है ना, ये इमेज का टैग है। इमेज का टैग इनलाइन है, एंकर का टैग भी इनलाइन। बात समझ आ गई है? अब हम सीएसएस में किसी ब्लॉक को इनलाइन और किसी इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हैं, क्योंकि स्टाइलिंग सारी कहां होनी है, इनलाइन होनी है। बात समझ आ गई? तो पहली चीज तो ये समझनी है आपने कि टैग्स दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं इनलाइन और एक को हम कहते हैं, पता कैसे चलेगा कौन इनलाइन है? और भाई उसकी अपीयरेंस से खुद ही पता लग जाएगा। अगर कोई टैग अपने सामने कोई दूसरी इंफॉर्मेशन ना आने दे, यानी वो फुल अवेलेबल बिट्स ऑक्यूपाई कर ले, वो क्या होगा? और अगर कोई अपने सामने दूसरी इंफॉर्मेशन आने दे, जैसे इमेज ने लिंक को अपने सामने आने दिया है, उसे नीचे नहीं फेंका उठा के, इनलाइन एलिमेंट। अब H1 क्या है, ब्लॉक या इनलाइन? तो इसे इनलाइन कैसे कन्वर्ट करते हैं जरा देखिएगा। H1 को सिर्फ आप ये कहेंगे कि जी डिस्प्ले इनलाइन। अब जब मैं सेव करूंगा ना तो ये जो पूरा ऑक्यूपाई हुआ है ना, ये कम होकर सिर्फ इतना जगह पे आएगा। तो मैंने H1 के ब्लॉक बिहेवियर को कन्वर्ट कर लिया किसमें, कैसे? सिर्फ डिस्प्ले की प्रॉपर्टी से। डिस्प्ले इनलाइन करूंगा। अच्छा, मैं इसको वापस हटा देता हूं, और अब ये तो पता लग गया कि आप किसी ब्लॉक लेवल को इनलाइन कैसे बनाते हैं। अब ये पता करना है कि किसी इनलाइन को ब्लॉक कैसे बनाते हैं। तो ये एंकर क्या है, इनलाइन है ना बाय डिफॉल्ट। इसको हमने क्या बनाना है, ब्लॉक। तो डिस्प्ले क्या कर देंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे। तो अब ये देखिएगा ये क्या होगा। पहला तो ये उस लाइन से नीचे आ गया, वजह क्योंकि इसको पूरी विड्थ चाहिए थी। तो उसने कहा भाई मेरे पीछे इमेज नहीं, सवाल ही नहीं पता होता, मैं तो कल्ला खलसा थे, मैं तो कल्ला पैसा इस लैंड थे। तो उसने फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर ली। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बाय नेचर या बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्स के जो बिहेवियर्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो कोई एलिमेंट ब्लॉक लेवल बिहेव करेगा, या वो इनलाइन के तौर पे बिहेव करेगा। लेकिन इन दोनों को, इनलाइन को ब्लॉक बनाया जा सकता है और ब्लॉक को, ये आपका अभी हेडेक नहीं है कि कब किसको इनलाइन बनाना है और कब किसको ब्लॉक बनाना है और मसला क्या है, फायदा क्या है इनका। बस सिर्फ याद रखना है कि जब कभी आपके ज़हन में सवाल हो ना, यार ये हेडिंग पूरी विड्थ पे क्यों आ रही है, मुझे तो थोड़ी सी जगह पे चाहिए, तो आपके ज़हन में एक फौरन बात आ जानी चाहिए, ये पूरी जगह इसलिए ऑक्यूपाई कर रही है क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक? परेशान तो नहीं है ना? गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हाँ, नॉर्मल ईज़ी होके बैठें, सवाल पूछें, अटैच रहें मेरे साथ। ये बातें समझ आ गई हैं आपको? सीएसएस स्टाइल कैसे देना है, और कहाँ देना है, हेड में देना है, स्टाइल के टैग के अंदर देना है। तो मैंने कहा था सीएसएस स्टाइल के लिखने के 3 तरीके रहते हैं। पहला तरीका आपने पढ़ लिया कि जहाँ टैग लिखते हैं वहीं स्टाइल का एट्रीब्यूट दें और इधर लिखना शुरू कर दें। फिर मैंने कहा यार ये तो मैसअप क्रिएट हो जाता है। जब ज़्यादा स्टाइल्स होंगे तो फिर तो सब कुछ मिक्स ही हो जाएगा। मैंने कहा इस काम को साफ-सुथरा करते हैं, टैग्स को अलग कर देते हैं और सीएसएस स्टाइल्स को
अलग कर देते हैं। तो ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका अभी बाकी है और वो अभी बताना भी नहीं है, मे बी कल की क्लास में ज़िक्र करें। अब एक और चीज़ बताते हैं, बल्कि एक चीज़ का नुकसान बताते हैं। ये मेरी H1 है, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। इस H1 को मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ज़रा ये ज़्यादा अच्छे से नज़र आए। इसका साइज़ मैं 52 कर देता हूँ। अब ये H1 है, इस H1 पे कितने स्टाइल्स अप्लाई हुए हुए हैं? 3। एक कलर, एक बैकग्राउंड कलर और तीसरा फ़ॉन्ट साइज़। बात समझ आ गई? अब ज़रा अगली बात देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। ये एक H1 है, मैं यहाँ पे एक और H1 लिख देता हूँ। अब ज़रा इंटरेस्टिंग बात देखिएगा। ओ भाई, ये क्या किया तुमने कि इस H1 ने भी सारे के सारे वही स्टाइल उठा लिए जो इसने उठाए हैं। हालाँकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए। प्रॉब्लम समझ आ गया क्या हो गया? अच्छा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा जी, मैंने ये एक H1 लिखा, पहले मैंने ये H1 लिखा और इस पे ये 3 स्टाइल अप्लाई किए। कलर, बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट साइज़। यहाँ तक तो क्लियर है ना? फिर मैंने कहा जी मैंने एक और H1 लिख दिया। अब इस H1 को तो मैंने कहा ही नहीं कि आप भी स्टाइल पिक करो वही वाले। तो इसने जब मैंने सेकंड टाइम H1 लिखा तो इसने भी वही स्टाइल उठा लिए जो ऊपर वाले के स्टाइल थे। अब जरा और मसला देखिएगा, मैं तीसरी दफा H1 लिखता हूँ। लो जी, इसका मतलब है मैं जब भी H1 लिखूंगा ये वही स्टाइल उठाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जो पहला H1 हो उसका स्टाइल डिफरेंट हो, जो दूसरा H1 हो उसका स्टाइल डिफरेंट हो और जो तीसरा H1 हो उसका स्टाइल डिफरेंट हो। तो अभी ये सेम स्टाइल क्यों पिक कर रहा है? इसलिए पिक कर रहा है कि मैंने CSS में जाके ये कहा है कि पूरी बॉडी में जहां भी H1 मिले उस पे ये स्टाइल अप्लाई कर दो। ये तो मसला हुआ। ये मसला हुआ ना? आप थोड़ा सा आहिस्ता सारे ला रहे हैं। नहीं समझ आ रही? नहीं, मुझे वो पॉइंट बताया करें जहां से समझ नहीं आ रहा मैं उसको। हाँ बेटा इधर आ जाओ। ज- जहां से जो पॉइंट समझ नहीं आता मुझे क्लियरली बताया करें ताकि मैं उसको मजीद इलेबोरेट करूं और नीचे हो जाऊं, मैं बजाय इसके कि आगे भागता फिरूं। यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? अभी मसला सिर्फ ये है, आई रिपीट इट, मैंने 3 H1 लिखे और स्टाइल एक जगह पे दिया। तो इसका मतलब CSS में ये H1 का मतलब ये है कि बॉडी टैग के अंदर जहां जहां भी आपको H1 मिले उसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो। तो उसको कितने H1 मिले? 1, 2, 3। तो उसने तीनों को सेम स्टाइल दे दी। अगर तो आपकी ये रिक्वायरमेंट ये है तो फिर तो ठीक है, कोई मसला ही नहीं। लेकिन अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कहते हैं H1 जब पहली दफा है उस पर कुछ और स्टाइल हो, दूसरी दफा वो कुछ और स्टाइल हो, तीसरी दफा कुछ और स्टाइल हो, तो फिर क्या करेंगे? फिर कोई ना कोई टेक्निक सोचेंगे, पहले दोबारा नहीं देंगे ना। मिसाल देता हूँ, एक क्लास में बच्चे का नाम है अली। अब 2 स्टूडेंट और आए हैं जिनका नाम है अली। तो अली नाम के कितने स्टूडेंट हो गए? 3। मैं किसी एक को बोलूं अली तो कितने बच्चे बोलेंगे? 3 बोलेंगे। सेम काम हो गया ना। अब मैं फर्क कैसे करूंगा अली? मिसाल के तौर पे, जस्ट जस्ट ऑन अ वेरी लाइटर टोन, तीनों में से एक अली का कद छोटा है, ठीक है? तो नॉर्मली जैसे हमारे कन्वेंशनली नाम पड़ जाते हैं वो छोटू। अगर मैं कहूं मैं अब तीनों का नाम अली है, लेकिन चूंकि मैं डिफरेंशिएट करने के लिए तीनों का कोई निक नेम रख लेता हूं, ठीक है? ये तीनों के नाम के साथ वालिद का नाम लगा लेता हूं। एक का नाम है अली वजीर, एक का नाम है अली फकीर और एक का नाम है अली हसन। तो अब ज्यादा आसान हो जाएगा, बजाय अली हसन बोलने के मैं सिर्फ लास्ट नाम बोलूं, जैसे बाहर फॉरेन कंट्री में होता है ना कि वो लास्ट नेम बोलते हैं पहले। तो मैं बजाय अली कहने के उसको क्या नाम दे दूं जो निक नेम मैंने दिया है, या तो मैं छोटू बोल दूं, मोटू बोल दूं, ठीक है? या पतलू बोल दूं, जो कुछ भी बोल दूं, या मैं कोई ऑल्टरनेट नेम दे दूं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी मेरे पास मसला क्या है, H1 के नाम के 3 टैग्स हैं। मैं H1 को बुलाता हूं तो सारे बोलते हैं, तो क्यों ना मैं इस H1 को कोई नया नाम दे दूं? नहीं, नया नाम दे दूं। वो नाम कैसे देते हैं ये बताना है मैंने। तो किसी भी टैग को नाम देने के लिए आप क्लास इस्तेमाल करते हैं। ये क्लास किस लिए इस्तेमाल करते हैं?
ताकि आप H1 के साथ मसला देख लिया ना आपने, ये P के साथ भी हो सकता है कि अगर आपके पेज पे 6 P's हैं, पैराग्राफ टैग्स हैं, आपने एक पैराग्राफ को स्टाइल देना है तो वो कितना पे अप्लाई होगा? पूरे 6 के 6 पे जाके अप्लाई हो जाएगा। ये भी मसला। तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम जब भी कोई टैग लिखें, हम उन टैग्स को अपना नाम दे दें। अपनी मर्ज़ी का, अपनी चॉइस का कोई भी नाम दे दें, जो आपको पसंद है। समझ आई बात? तो मैं इसको नाम दे देता हूँ जी मेन मेन हेडिंग। ये याद रहेगा ना? दूसरे H1 को दे दूँगा सेकंड हेडिंग या सब हेडिंग और तीसरी हेडिंग को नाम दे दूँगा थर्ड हेडिंग। भई नाम याद ही रखना है ना, जैसे अली नाम था 3 बच्चों का, तो अली किसी एक को बुलाता, सारे बोलते यस सर, तो मैंने कहा जी तीनों का नाम रख लेते हैं। यस, नाम देना है तो हम खुद अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं। ये जो मेन हेडिंग है ना, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से नाम दी है, क्योंकि नाम हम खुद ही दे रहे हैं ना। क्लियर हो गई बात? अब नाम देने का तरीका ये है कि आप क्लास लिखें और क्लास के बाद अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम दे दें। अब मैं बजाय यहां H1 लिखने के क्या लिखूंगा? मेन हेडिंग। तो अब ये क्या ढूंढेगा? मेन हेडिंग। अब लेकिन मेन हेडिंग हम डायरेक्ट नहीं लिखते, बल्कि हम मेन हेडिंग के साथ डॉट लिखते हैं। इस डॉट का मतलब क्या होता है पता है? क्लास सेलेक्टर। सिंपली सीएसएस में कहीं भी डॉट लिखा हो और डॉट के बाद कोई भी नाम लिखा हो तो उसको आप समझ जाएं ये क्या है? ये क्लास सेलेक्टर है। यानी मतलब क्या है कि एचटीएमएल में कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट की क्लास का नाम क्या है? मेन हेडिंग। डॉट का ये मतलब है। तो ये डॉट जो है ये किसको रिफ्लेक्ट करता है? क्लास को रिफ्लेक्ट करता है। और डॉट के साथ जो नाम लिखा होता है वो उस क्लास के नेम को जो हमने दिया होता है। दैट्स इट। बात समझ आ गई है? अब इसका मतलब ये है, यानी इसका मतलब ये है कि यार बॉडी टैग में कोई ना कोई डॉट का मतलब कोई ना कोई क्लास होगी जिसका नाम क्या होगा? मेन हेडिंग। उसको ग्रैब करो और उस पर ये तीनों स्टाइल अप्लाई कर दो। लेट्स सी इन द आउटपुट। अब ये भी H1 है, ये भी H1 है, ये भी H1 है। इसने भी कोई स्टाइल नहीं उठाया, इसने भी कोई स्टाइल नहीं पिक किया, इसने सिर्फ स्टाइल पिक किया। रीजन बीइंग हमने उस H1 को क्लास का नाम दे दिया। बस पूरी सीएसएस में क्लासेस की भरमार देखेंगे आप। हर टैग की क्लास होगी कोई ना कोई। ठीक है? ये साहब बड़े शरीफ बन के बैठे हैं, इनके मोहल्ले में जाके पूछें, इनके 4 निकनेम पड़े होंगे। अगर ये बारोब होंगे तो लोग बदमाश कह रहे होंगे, अगर ये शरीफ होंगे तो बड़ा सादा सादा सा कोई नाम रखा होगा, अगर ये मॉडरेट होंगे तो उससे भी सादा रखा होगा नाम। सेम विद हिम, सेम विद हिम। तो हम हर टैग को क्या दे देंगे? कोई ना कोई क्लास दे देंगे। क्यों? पहचान के लिए। जब कोई न्यूली बॉर्न बेबी किसी घर में होता है तो क्या बगैर नाम के टिका रहता है वो? तो 3 4 5 महीने उसको नाम दिया जाता है। क्यों? पहचान के लिए, ताकि लोग इसको जब बुलाएंगे। देखिए, जितने भी न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं सब ह्यूमन बीइंग नहीं होते। सबका नाम ह्यूमन बीइंग हो जाए, हेलो ह्यूमन बीइंग, क्या हाल है? इट डजंट मेक सेंस। तो नाम क्यों दिया जाता है? होते तो सब ह्यूमन बीइंग है, नाम क्यों दिया जाता है? पहचान के लिए। हैं तो सारे H1, भाई नाम क्यों दिया है? पहचान के लिए भाई। समझ आ गई बात? ये समझ नहीं आई? ओके। बेटा कैसे हैं आप? सॉरी, मैं चूंकि ये रिकॉर्डिंग भी चल रही होती है तो क्लास के बाद हम इंटरेक्ट करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी बेसिक्स, या हमारी सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं अभी, वी आर स्टिल एट द वेरी बिगिनिंग स्टेज, सो वो दोनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, सो वी कैन शेयर द रिकॉर्डिंग विद यू एज वेल। यहां तक बात समझ आ गई? इसका मतलब यह है कि हम जितने भी टैग्स लिखेंगे उनकी पहचान के लिए उनको क्या देंगे? क्लास देंगे। और क्लास, जैसे न्यूली बॉर्न बेबी को नाम हम अपनी मर्जी से देते हैं, क्लास को भी नाम क्या देंगे? जो हमारी मर्जी होगी। फिर हम उसी क्लास से उस टैग को पहचानेंगे, ना कि टैग के नाम से। तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर सारों को क्लास दे देनी चाहिए। तो सारों को दे देनी चाहिए, यानी ये वाला तरीका हम नहीं करेंगे। कर सकते हैं, करेंगे नहीं, क्योंकि इससे कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। भाई हम किसी एक H1 को स्टाइल देना चाहें, ये सारों को दे देता है फिर। इसलिए हम इसको भी क्लास देंगे, इसको भी क्लास देंगे। अभी मैं नाम देने के लिए ना कोई ख्याल नहीं रख रहा,
क्योंकि अभी थोड़े से टैग्स हैं तो मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, लेकिन जब हम प्रॉपर इसकी एक प्लानिंग करेंगे ना, तो फिर नाम देने की भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि नाम कैसे डिड्यूस करना है, कैसे फैसला करना है कि किस चीज को क्या नाम दें। ठीक, अभी तक आप सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हम हर टैग को क्या देंगे, एक क्लास, और क्लास का नाम जो मर्जी हम चाहेंगे रखेंगे। एनीवे, इसको दे देता हूं क्या, क्लास इमेज रख लें। इसको क्या दे दें, क्लास सेकेंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, अगर आप ये चाहते हैं कि इस H1 पे भी सेम स्टाइल अप्लाई हो, तो फिर सेम क्लास नेम दे सकते हैं। अगर आप सेम नहीं चाहते, डिफरेंट स्टाइल चाहते हैं, तो फिर नाम क्या दे दें, डिफरेंट दे दें। तो मैं इसे सब हेडिंग कह देता हूं, जो भी आप चाहें। और इसको क्या कह देता हूं, एक पैटर्न, एक कंसिस्टेंसी देखिए। जब मैं किसी भी क्लास का नेम दे रहा हूं ना, अगर वो नेम एक वर्ड से ज्यादा पे मुश्तमिल है, तो मैं बीच में क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, हाइफन या डैश। डिड यू नोट दैट? मैंने ये क्या लिखा, मेन और हेडिंग, ये नाम में दो वर्ड्स थे ना, बीच में स्पेस अलाउ नहीं है। आप क्या दे सकते हैं, हाइफन और अंडरस्कोर, लेकिन कोशिश करेंगे आप क्या दें, हाइफन दें, अंडरस्कोर दें। ये नहीं मुझे कॉपी करें, जो प्रोफेशनल लोगों का तरीका है वो बता रहा हूं। जब कोई किसी क्लास में, किसी क्लास का नेम एक ही वर्ड हो, जैसे ये इमेज है, तो इसमें तो हाइफन की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास के नेम में वर्ड ही एक है। जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स होंगे, तो फिर क्या कोशिश करें, क्या दें, हाइफन या डैश। जैसे मैंने लिखा मेन हेडिंग, मेन पैरा, ये पैराग्राफ पूरा भी हो सकता था। इमेज एक ही वर्ड है, सब हेडिंग, बीच में क्या है, हाइफन है। लिंक एक ही वर्ड है, जरूरत नहीं है। लेवल 3 हेडिंग, अब ये तीन वर्ड्स बनते हैं, तो मैंने तीनों के दरम्यान में क्या लिख दिया। ये एक कंसिस्टेंसी है, जरूरी नहीं है कि जो नाम मैं दे रहा हूं वही दें, लेकिन जो मैं बता रहा हूं, जाहिर है मैं इधर बैठा हूं इसलिए बता रहा हूं टेबल के इस साइड में, तो इसका मतलब है जो मैं बता रहा हूं वो प्रोफेशनल चीजें। समझ आ गई बात बेटा? क्लासेस के नेम कैसे देने हैं, और फिर उन क्लासेस को सीएसएस में जाके टारगेट कैसे करना है। अब अगर मुझे लिंक को स्टाइल देना हो, आप बताएंगे स्टेप्स। मुझे इस लिंक को, अभी देखिएगा वो सारे स्टाइल मैंने मिटा दिए ना, वो सारे स्टाइल हट गए हैं, वी आर बैक टू द नॉर्मल स्टेज। मैंने इस लिंक को बैकग्राउंड कलर रेड देना है और कलर व्हाइट देना है। मुझे स्टेप्स बताएं बेटा। ये लिंक का टैग है। गलत हो जाए कोई बात नहीं, बिल्कुल शर्माने झिझकने की बात ही नहीं है बेटा। आपकी तीसरी क्लास है, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप परफेक्ट आंसर देंगे, कोई बात नहीं, गलत हो जाए। स्टेप आप बताएं जी। मुझे एंकर टैग को, सवाल सुन लें। नहीं नहीं नहीं, मैंने स्टाइल अप्लाई करना है इसमें। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जब जिससे पूछूंगा ना, मैं जस्ट मैं पता है, अब आपके चेहरों से मुझे पता लग रहा है कि किस बंदे को 100% समझ आ रही है। ट्रस्ट मी, मैं पिन पॉइंट करके बता सकता हूँ, बेशक मुझसे मेरा इम्तिहान ले लें इस मामले में मेरा 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। शक्लें देख के पता लग जाता है किस बंदे को 100% समझ आ रहा है, किस बंदे को 80% समझ आ रहा है, किस बंदे को 60% समझ आ रहा है। सवाल उसी से पूछता हूँ जिसके बारे में मुझे डाउट होता है कि ये शायद थोड़ा सा लैग। और सवाल पूछने का मकसद डिप्रिशिएट करना नहीं होता, डिस्कस। सवाल पूछने का मकसद है कि आप अटैच रहें मेरे साथ। समटाइम आप झिझक के सवाल नहीं पूछ रहे होते, पता नहीं कुछ खा जाएगा, कुछ जिन बला, कुछ नहीं होगा यार, सवाल पूछे, आपका हक है। बेशक गलत बोल दे, कोई मसला नहीं, आई वोंट माइंड। एंकर टैग को मैंने स्टाइल अप्लाई करना है, स्टेप्स बता दे। आप बताइए बेटा लास्ट में। ग्रेट। स्टेप 1 ये है कि हेड में चले जाए, हेड में आगे, और स्टाइल के टैग के अंदर आगे। स्टेप 2 ए लिखेंगे। ये तरीका ठीक है, लेकिन हमने ए को क्लास का नेम जो दिया हुआ है, ए को नेम जो दिया हुआ है, वो नहीं लिखेंगे। क्या क्या नेम दिया हुआ है,
ए को क्या नाम दिया हुआ है? वो तो बोलो ना मेरे शहजादे, इसीलिए पूछने का मकसद ये मैं ये ले अब नजर आ रहा है? यार आपसे सवाल पूछने का मकसद यही है कि जो चीज जो मैं लैक कर रहा हूँ वो आपका हक है भाईजान, फिर घंटे से ऐसे ही देख रहे हो, कुछ नजर नहीं आ रहा आपको तो। अब नजर आ रहा है? अब जरा बोले मुझे, मैं जरा स्पेसेस खत्म कर देता हूँ ताकि ये एंकर टैग आपके सामने रखा हुआ है और ये स्टाइल टैग है। सो स्टेप 1 आपने बताया जी कि आप हेड के अंदर स्टाइल टैग के अंदर जाएंगे। स्टेप 2 क्या है? आप बता दें। ग्रेट, शी हैज हर फर्स्ट क्लास। डॉट लगाएं। क्यों डॉट लगाएं? क्योंकि मुझे किसको टारगेट करना है? क्लास को। तो क्लास क्या है? लिंक है। तो डॉट करके क्या लिखूं? बस एटा सिंपल जी कहानी सी। उसके आगे ये कन्वेंशन तो आपको पता ही है। अब मुझे इसको कलर देना है, मैंने कहा था व्हाइट, और बैकग्राउंड कलर क्या देना है? रेड। इतनी सी कहानी है भाई। थैंक यू बेटा, ग्रेट। हो गया ना? तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ बेटा, 2 स्टेप्स आप याद रख लें। कोई बात नहीं, आंसर ना देना परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आप आए इसलिए कि समझना है। उठ के तब जाना है जब समझ आए प्रॉपर्ली। अब जरा मुझे अगली बात बताइएगा, अगर समझ आ गई। अब जरा मुझे बताइएगा, मैंने इस पिक्चर को रीसाइज करना है, यानी पिक्चर बहुत बड़ी है, मैंने इसे छोटा करना है। ठीक, मुझे स्टेप्स बता दें। ये रही पिक्चर, ये इमेज, व्हाट आर द स्टेप्स? नाम क्या है इसका? नहीं, इसका इमेज है, क्लास का नाम इमेज है, ठीक है। अब इस इमेज को मैंने सीएसएस में जाके टारगेट करना है, क्या करूंगा? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मैं इनको साथ लाना चाहता हूँ। आई मीन आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग जवाब देते हो, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि हम सबको बराबर लेके चले। जी बेटा, आप बता दें स्टेप्स। इस इमेज को रीसाइज करना है। सवाल क्लियर है ना? वेरी गुड। डॉट लगाएंगे, सीएसएस में जाके डॉट लगा दिया। डॉट किस लिए? क्लास के नेम को टारगेट करने के लिए, ठीक है। अब क्या करें? बोले क्या नाम है क्लास का? क्या? इमेज, IMAGE। और साइज छोटा करना है इसका, विथ, ग्रेट। और कितनी विथ? जो भी जितना साइज आपको चाहिए, मैंने 100 पिक्सल्स दे दी एंड पिक्चर गॉट रीसाइज्ड। मैं आगे नहीं चलूंगा आज, कोई बात नहीं। आप बेशक टाइम लें, यू कैन टेक योर टाइम। इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप इसको एक दफा देखें, बार बार देखें, बार बार देखें। एजेंडा ये है कि सीएसएस किस लिए होता है? मेकअप के लिए। आपका एचटीएमएल में क्या बनता है? लेआउट। सीएसएस में उसका स्टाइल, उसका डिजाइन, उसका मेकओवर, उसकी ब्यूटिफिकेशन। ठीक। फिर सीएसएस लिखते कहां पे हैं? हेड टैग के अंदर स्टाइल का टैग लिखा, और उसके अंदर कैसे लिखते हैं? 2 तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट टैग का नाम लिख सकते हैं, उससे आपको पता नुकसान क्या होगा। तो फिर मैंने कहा कि जब भी आप टैग लिखें उसके साथ क्लास लाजमी लिख दें, खामखा में लिख दें। यानी जब बच्चा पैदा होता है ना, उसका नाम रख लिया जाता है। अब घर वालों को पता होता है कि हो सकता है शुरू में इसको बेबी या काका या कुछ भी बुलाएं, नाम से कोई ना पुकारे, लेकिन उनको पता होता है कि आगे चल के ये नाम इस्तेमाल होगा। तो जब भी आप टैग लिखें, क्लास का नाम लिख दें, यूज हो ना हो, आगे चल के कहीं ना कहीं यूज होगा। क्लियर है? मसला तो नहीं ना? तो बेटा 3 स्टेप्स याद रखें बेटा। सिर्फ सिंपली आप कोई भी टैग लिखें, उसको क्लास दें, तो सीएसएस में जाएं, तो जहां जहां क्लास लिखेंगे वो सिर्फ डॉट से लिखी जाएगी। डॉट ये शो करता है कि यार इसके बाद जो नाम होगा वो क्या होगा? क्लास होगा। और वो क्लास अवेलेबल होगी कहां पे? एचटीएमएल के अंदर। क्लियर हो गई बात? कल जो सीवी बनाई थी ना आपने, कल का टास्क ये है कि उसी को कलरफुल करना है आपने, सीएसएस स्टाइल्स अप्लाई करना है, और अपनी चॉइस के करने हैं। बैकग्राउंड कलर, फॉरग्राउंड कलर, साइज पिक्चर का। अब तो आपको पता लग गया ना? टारगेट ये है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए स्टाइल्स लिखते कहां पे हैं, और क्लास टैग्स के साथ कैसे लिखते हैं, और उस क्लास को सीएसएस में एक्सेस या गेट या टारगेट कैसे करते हैं। समझ आ गई बात? किसी को यहां तक इशू? रिकॉर्डिंग देखिएगा, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये पहले 1-2 दिन शायद इट माइट गेट ट्रिकी, बट एक दफा समझ आ गया तो ये इसका आपको एक किस्म का वो
4 माना शुरू हो जाएगा यार, ये तो बड़े मजे की चीज है। इधर टैग लिखो, उधर जाके कलर दबाओ, दैट्स इट, फिनिश, खत्म, खलास, कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। ठीक है, सो दैट्स द एंड फॉर टुडेज क्लास। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले।